अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई जिनमें आप 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, इसके ऊपर मुकम्मल मालूमात सीख सकते हैं। इन तमाम बिजनेस आइडियाज़ को प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया गया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज बाहर या पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं वो किस लेवल पर बिजनेस करके, किस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करके मिलियन ट्रिलियन रुपीज़ कमा रही हैं और आप उसको स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। इसी तरह कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यानी उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। पीएसएक्स के ऊपर कंपनीज अपने आप को रजिस्टर करती हैं ताकि बिजनेस कर सकें और वहाँ पर इन्वेस्टर के तौर पर आप उन्हें पैसे देते हैं जिसके एवज वो बिजनेस करते हैं और आपको डिविडेंड, कैपिटल गेन, इस तरह की चीज़ें हासिल होती हैं, यानी कि पैसे हासिल होते हैं। और हम इसके ऊपर बहुत सारी बेसिक वीडियोस बना चुके हैं आपके लिए कि किस तरह से स्टॉक वर्क करता है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, आपके पैसे कैसे सेव रहते हैं, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किसी कंपनी के एनालिसिस के वक्त हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं, शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत कुछ। और सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम ये बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हमें किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कैसे पता चलता है। यानी किसी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, तो उसकी बैकबोन जो होती है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आज जो उसकी कह लें कि बैलेंस शीट होती है जिसके अंदर एसेट लायबिलिटीज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शीट पर जाने से पहले मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहती हूँ जो है स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड। ये क्या है? जब भी कोई शीट आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई कंपनी अनाउंस करती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी शीट आ जाती है और आप उसको रीड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगी, आपको दो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मिलेंगी, दो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलेंगी। एक जो कंपनी ने कोर बिजनेस किया उसकी होगी और दूसरी वो जो कंपनी और उससे रिलेटेड जो पूरी और कंपनीज हैं यानी पूरा ग्रुप जो है उसकी शीट होगी। जो सिंगल कंपनी की शीट होती है उसे स्टैंड अलोन भी कह सकते हैं या उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता, जबकि जो जिसमें पूरा का पूरा ग्रुप शामिल होता है उसके साथ कंसोलिडेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इससे आप इनमें अब फ़र्क क्या होता है ये समझ लेते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब यह है कि पेरेंट कंपनी का खुद परफॉर्म किया हुआ बिजनेस, इसके अंदर जो भी जॉइंट वेंचर्स उस पर्टिकुलर कंपनी ने किए हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जबकि कंसोलिडेटेड में उस कंपनी और उससे रिलेटेड जो पूरी सब ग्रुप कंपनीज हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन और सब की एसेट्स, लाइबिलिटीज़, हर चीज़ शामिल होती हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये शीट दिखती है कैसे। तो ये आपके पास जो ग्रुप आज हम जो शीट डिस्कस कर रहे हैं वो फर्टिलाइज़र सेक्टर से है, वो है फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है कंडेंस्ड इंटर्म कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड यानी कि फातिमा ग्रुप पूरा का पूरा इस शीट के अंदर जो प्रॉफिट्स एंड लॉस पूरे ग्रुप के हैं वो मेंशन हुए हैं। इसमें सिर्फ फातिमा फर्टिलाइज़र यानी सिर्फ फर्टिलाइज़र की कंपनी, यानी कि उसने यूरिया बेचा, उसने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के जो भी फर्टिलाइज़र्स बेचे उससे रिलेटेड सिर्फ बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके ग्रुप के और जो भी कंपनीज मौजूद हैं वो तमाम भी इसमें शामिल हो रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट शामिल हो रही हैं और उसके लॉस, उसकी एसेट्स, लाइबिलिटीज़। इसके अलावा ये आपके पास दूसरी शीट है जिसमें लिखा है कंडेंस्ड इंटर्म स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ सिर्फ फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी की बात हो रही है। दोनों शीट्स में सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी क्योंकि उसमें कंपनी के ग्रुप की बात हो रही है और यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है। तमाम कंपनीज जितनी भी पीएसएक्स पे मौजूद हैं सबका फाइनेंशियल शीट का जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा। उनमें मेजरली तीन चीज़ें ही डिस्कस की जाती हैं, जैसे कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। बहुत सारी कंपनी शायद इक्विटी मेंशन ना करें लेकिन बहुत सारी कर भी सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज के अंदर शीट में आपको सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के कॉलम ही नज़र आते हैं। एसेट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? एसेट्स दो तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो आपके लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, जबकि करंट एसेट्स वो हैं जो आपके 1 साल के अंदर पेएबल्स हैं। इसी तरह जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी नॉन करंट और करंट हो सकती हैं। नॉन करंट का मतलब कई साल की लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब वो वैल्यूज़ जो कंपनी को विद इन अ ईयर पे करनी है।
अब आपने इन तमाम चीज़ों में जो टर्मिनोलॉजीज़ मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, वरना आज की कॉन्सेप्ट इसके साथ मर्ज हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इन स्टेटमेंट से हमें इंफॉर्मेशन लेनी कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखें, आपके पास एसेट्स के कॉलम में देख लेते हैं। सो एसेट्स में जो नॉन करंट एसेट्स हैं, आप उसमें अगर वैल्यू देखें एंड पर कि अच्छा इसमें आपको ना 2 शीट्स कंपेयर में नज़र आ रही होंगी। एक आपको ऑडिटेड दिसंबर 31 2024 नज़र आ रहा है, फिर आपको जून 30 2025 नज़र आ रहा है। इसी क्वार्टर के लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट थी वो दिसंबर 31 2024 में इशू हुई थी, और इस साल ये क्वार्टर जो है वो 30 जून 2025 में इशू हुआ है। सो आपके लिए ये जो शीट है इसमें कंपैरिजन मौजूद होता है कि इस साल कंपनी ने जो परफॉर्मेंस की है आप उसको पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर कर सकेंगे कि पिछले साल कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही थी इस क्वार्टर में और इस साल कहाँ स्टैंड कर रही है। तो अगर हम पिछले साल की वैल्यूज़ को देखें नॉन करंट एसेट की, तो आप अगर अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर आप रुपीज़ इन 1000 देख रहे होंगे, तो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इन सब के आगे आपने 3 ज़ीरो लगाने हैं जब भी आपने कोई रेशो फाइंड करनी है, क्योंकि इसके अंदर ये अगर यहाँ ज़ीरोज़ भी लगाते तो फिर ये एक बहुत बड़ा पेज बन जाता और उसकी फॉर्मेटिंग करना आसान नहीं था। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि नॉन करंट एसेट्स पिछले साल टोटल कितने थे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के एसेट्स पिछले साल इस क्वार्टर में मौजूद थे कंपनी के पास, वो थे जिनकी टोटल अमाउंट थी, जिनकी टोटल वैल्यू थी 155,517,482। अब इतनी लंबी टर्मिनोलॉजी मैं नहीं रीड करूंगी, हम फर्स्ट 3 लेटर्स देखेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट्स देखेंगे और दूसरे भी हम फर्स्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, तो हमें ईजिली एनालिसिस हमारा वहाँ से भी मुकम्मल हो जाता है। अगर आप एसेट में देखें इस साल के, तो ये है 118 एंड सो ऑन जो डिजिट्स मौजूद हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो नॉन करंट एसेट्स थे, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स थे, उनकी अमाउंट ज़्यादा थी, उनकी वर्थ ज़्यादा थी। इस साल आपके जो एसेट्स हैं, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, जो उसने यूज़ करने हैं, वो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वैल्यू कम हुई है, उसके लिए आपको हर कंपनी जो है अपनी इस डॉक्यूमेंट के साथ, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके साथ एक और स्टेटमेंट अनाउंस करती है, उसमें ये तमाम कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, वो हम इसके बाद देख सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि करंट एसेट्स यानी कि इस साल के जो एसेट्स इस्तेमाल करने हैं कंपनी ने वो क्या हैं। लास्ट ईयर जो इस सेम क्वार्टर के अंदर मौजूद थे वो थे 302, जबकि इस साल ये बढ़कर 317 हो गए, यानी कि करंट एसेट्स ज़्यादा हैं लेकिन नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। अब हम लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। लायबिलिटीज़ कंपनी के पेएबल्स होते हैं, जो कंपनी ने लोगों से उधार लिया हो, किसी बैंक से लिया हो, किसी और जगह से लिया हो और उसने वो देने हों, या टैक्सेस हों या डिफरेंट चीज़ें हों। अच्छा, इसमें हम अगर नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो वो पिछले साल 71 थी एंड सो ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स, और इस साल वो 32 एंड सो ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स। जी, इसका मतलब ये है कि जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई हैं, यानी जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कम हो गया है कंपनी का। इसकी एक वजह जो है, आप नॉन करंट लायबिलिटीज़ में अगर पहला टर्मिनोलॉजी देखें जो लिखी हुई है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस सिक्योर्ड, इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लास्ट ईयर ये 42,291,109 थी, जबकि इस साल ये 42 से कम होकर 3,779,883 पे आ चुकी है। वजह यही है कि ये इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इस कंपनी के ऊपर ये फैक्टर पड़ा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज़ की, तो वो इंक्रीज़ हुई हैं इस कंपनी की। वजह आपके सामने है कि करंट लायबिलिटीज़ की, कि इस वक्त फ्लड की सिचुएशन है पाकिस्तान में, अल्लाह हम सबको महफूज रखे उससे। हमारे किसान उसकी वजह से बहुत डैमेज हुए हैं, तो किसानों की जो बाइंग पावर है वो उसकी वजह से डैमेज हुई है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर्स का बिज़नेस भी, एग्रीकल्चर का बिज़नेस, फर्टिलाइज़र का बिज़नेस इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि क्रॉप्स के उगाने और उसके बेचने से ही फार्मर्स के पास पैसे आते हैं और फार्मर्स ने उन्हीं पैसों से फर्टिलाइज़र ख़रीदने हैं या ट्रैक्टर्स ख़रीदने हैं। तो ये सब चीज़ें एक साइकिल में मूव करनी है। तो करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो कंपनीज़ की इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो सेल्स होंगी वो कहीं ना कहीं आगे चल के भी शॉर्ट टर्म के अंदर इम्पैक्ट
कर सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है जब तक कि कंपनी जो मैक्रो इन्फ्लुएंस नहीं आ जाता, यानी अगर हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी आती है या हुकूमत की तरफ से कोई सब्सिडी किसानों के लिए अनाउंस होती है, तो उस केस में कंपनीज जो हैं वो बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। तो इस सेक्टर में एग्रीकल्चर ने ऑब्वियसली अब लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बूम लेना है, लेकिन वो डिपेंड करेगा मैक्रो इन्फ्लुएंस के ऊपर, जिसके साथ ओवरऑल पूरे के पूरे सेक्टर्स जो हैं वो इम्प्रूव करेंगे। अगर हम बात करें अब इनकी, हम ये एक आपके सामने मैंने की डिफरेंसेस भी रख दिए हैं, जिसमें आप स्टैंड अलोन कंपनी और कंसोलिडेटेड का फ़र्क समझ सकते हैं कि जो कंसोलिडेटेड होती है उसमें कंपनी का जो स्कोप है वो पेरेंट कंपनी प्लस सब्सिडरीज इंक्लूड होता है, ग्रुप की परफॉर्मेंस देखी जाती है, सब्सिडरीज की बोरिंग और एसेट्स देखे जाते हैं, एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को एक ट्रू पिक्चर मिल जाती है कि पूरा का पूरा ग्रुप कैसे काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे पेरेंट प्लस सब्सिडरी फैक्ट्रीज जो हैं सब शामिल होती हैं। अब स्टैंड अलोन में कंपनी जो खुद फर्टिलाइज़र फातिमा फर्टिलाइज़र है सिर्फ उसका जिक्र होता है, उसके डे टू डे ऑपरेशंस का जिक्र होता है, उसकी पेरेंट के हवाले से जो उसने लोन एंड एसेट्स रखते हैं सिर्फ उसका जिक्र होता है। इन्वेस्टर जो है इससे इंटरनल रेगुलेटरी यूज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है और कंपनी की ऑन सेल्स कितनी है ये पता चलता है, यानी कि फर्टिलाइज़र इटसेल्फ बिक रहा है या नहीं, ये मालूमात आपको इस स्टैंड अलोन वाली शीट से मालूमात मिलती है। अब हम ये देख लेते हैं, ये तमाम वैल्यूज़ जो है मैंने उन शीट्स से आपके लिए लिखी है। अगर आप वो शीट्स देखना चाहते हैं तो उसको मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगी और उनकी पिक्चर्स जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल कर दूंगी। आपके जो फेसबुक का लिंक कह लें, इंस्टाग्राम का लिंक कह लें और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके उन तीनों पेजेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अगर हम आज अब बात करें बैलेंस शीट के ओवरव्यू की, तो सबसे पहले इक्विटी जो है वो कंपनी की अपनी वैल्यू जो शेयर होल्डर्स ने लगाई है प्लस इसमें रिजर्व्स किया जाता है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो हमें इक्विटी मिल जाती है, यानी कंपनी की अपनी वैल्यू जो शेयर होल्डर्स ने लगाई प्लस रिजर्व्स, जब ये प्लस किए जाते हैं तो हमें टोटल इक्विटी मालूम हो जाती है। अब इक्विटी क्यों मालूम करना ज़रूरी है वो हमें आगे आने वाली रेशियोज़ के साथ आपको मालूम हो जाएगा। लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि कंपनी के कर्ज नॉन करंट प्लस करंट, इसमें दोनों शामिल होते हैं। अब इसके लिए आपने जो नॉन करंट हमने अभी पीछे वैल्यूज़ देखी उनको आप करंट लायबिलिटीज़ से प्लस करेंगे तो आपकी टोटल लायबिलिटीज़ निकल आएंगी। और आपने अगर इक्विटी देखना है तो मैं आपको यहाँ पीछे दिखा दूँ, तो जो शेयर कैपिटल होता है आप वो और इसके साथ आप प्लस कर लेते हैं शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व्स को। यहाँ रिजर्व्स की वैल्यू है 148,482,077 और कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जो वैल्यू लगाई है आपके पास वो है 21,000,000। ठीक हो गया। सो वो आपके पास टोटल इक्विटी आ गई। अब अगर हम बात करें एसेट्स की तो उसका भी फॉर्मूला यही है कि आपने नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को प्लस कर देना है, तो टोटल एसेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो शीट में भी दी हुई है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इनसे आने वाली रेशोज़ कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशोज़ को देखते हैं, जिसमें जो करंट रेशो है उसकी वैल्यू आई है 1.46। इसको निकालने का तरीका ये है कि जो करंट एसेट्स हैं उनको आप डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ से। मतलब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए एसेट्स ज़्यादा हैं। क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम ये बात कह सकते हैं। अब अगर क्विक रेशो की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का मैंने आपको बता दिया था। इन्वेंट्री अगर आपने देखनी हो तो यहाँ करंट एसेट्स में आप देखेंगे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, करंट एसेट्स की हेडिंग में सेकंड नंबर पे स्टॉक इन ट्रेड। इसको आप इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी कह सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसका आप इस्तेमाल करेंगे जब आपने क्विक रेशो निकालनी है। सो वो आपके पास निकली 0.97। इसका मतलब ये है कि अगर इन्वेंट्री बेचनी ना पड़ी तो लिक्विडिटी थोड़ी टाइट है कंपनी की। ये वैल्यू अगर 1 से कम है तो मतलब शॉर्ट टर्म कैश का प्रेशर मौजूद है कंपनी पे। अब वो ऑब्वियसली करंट सिचुएशंस की वजह से है। अगर हम बात कर लें इसकी लेवरेज रेशोज़ की, यानी डेट टू इक्विटी रेशो की, तो उसका फार्मूला होता है टोटल लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी हमने अभी पहले निकाल ली थी, अब वो हम यहाँ डेट टू इक्विटी निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.99। डेट इक्विटी के बराबर है लेकिन थोड़ा कम है, बैलेंस्ड रिस्क मौजूद है। अगर हम लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, डिवाइडर इक्विटी का लगेगा और वो 0.19 है। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो बहुत कम है, मतलब कंपनी काफ़ी स्टेबल है और ज़्यादा कर्ज पर नहीं चल रही है।
अब अगर हम एफिशिएंसी रेशोज़ की बात करें तो एफिशिएंसी रेशोज़ में हमारे पास इन्वेंट्री परसेंटेज ऑफ सीए यानी करंट एसेट्स 33.4% आ रही है। करंट एसेट्स का एक बड़ा हिस्सा इन्वेंट्री में बंद है, मतलब पैसे स्टॉक में आते तो हैं, कैश फ्लो स्लो है। लेकिन अब यहाँ पे हम अगर रिसीवेबल्स की बात करें, यानी कि जो करंट एसेट्स के रिसीवेबल्स हैं कंपनी के, वो कस्टमर से पैसे जो हैं वो टाइम पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव साइन है। इन्वेंट्री हमारे पास जो है उसको भी हमने देख लिया कि उसकी हमने रेशो को कैसे निकालना है करंट एसेट्स के थ्रू, और रिसीवेबल्स को की परसेंटेज कैसे निकालनी है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की तो उसमें आ जाती हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न नेट मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन। ये कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट का होना ज़रूरी होता है, जो अभी हमने डिस्कस नहीं की है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ओवरऑल जो स्टेटमेंट कंपनी अनाउंस करती है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट मौजूद होती है। ये हम 1 बाय 1 करेंगे, तब हम इन रेशोज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये जो है इसके लिए जो वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, वो आप कंसोलिडेटेड के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन रेशोज़ की, तो वैल्यूएशन रेशोज़ के अंदर आप अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक रेशो, इंटरप्राइज वैल्यू ओवर एबिटा फाइंड करते हैं। ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के थे या वैल्यूएशन के थे, इन पे अलग अलग सारे कॉन्सेप्ट हमने फंडामेंटल वाली एक प्लेलिस्ट बनाकर आपके लिए वहाँ पर ये तमाम कॉन्सेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखे हैं विद एग्जांपल्स। सो अगर आप इसको वहाँ से देखना चाहते हैं तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें भी हम आगे जब ये स्टेटमेंट्स हमारी आती जाएंगी तो हम उनको वहाँ पे कह लें कि सॉल्व करते जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि आपने स्टैंड अलोन वाली शीट कहाँ यूज़ करनी है और कंसोलिडेटेड वाली कहाँ यूज़ करनी है, तो जब आप लिक्विडिटी और एफिशिएंसी यूज़ कर रहे हैं तब आप स्टैंड अलोन यानी कंपनी इटसेल्फ की रेशोज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसकी वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। जबकि आपने जब लेवरेज निकालना है तब आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन के लिए आप कंसोलिडेटेड यानी पूरे के पूरे ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, उसकी वैल्यूज़ का। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि आपके इन रेशोज़ का मतलब क्या था और इसकी अगर मैं आपके लिए एक इंटरप्रिटेशन बना दूं तो वो क्या है। हमने देखा कि जो लिक्विडिटी रेशो थी उसमें करंट रेशो 1.46 थी, ये एक पॉजिटिव साइन था, ये 1 से ज़्यादा थी। लेकिन पहले ये वैल्यू जो थी वो यानी कि पिछले साल की जो वैल्यू थी वो 1.64 थी, अब गिर के 1.46 हो गई है, यानी लिक्विडिटी थोड़ी वीक हुई है पिछले साल सेम क्वार्टर से। करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा तेज़ बढ़ गई हैं। अगर क्विक रेशो की बात करें तो ये बॉर्डर लाइन नेगेटिव है, क्योंकि ये 1 से कम है। मतलब अगर इन्वेंट्री ना बेची जाए तो ऑब्लिगेशंस पूरी करना मुश्किल होगा। रीज़न यही है कि इन्वेंट्री स्टॉक हाई है कि वो 33% ऑफ करंट एसेट है। अगर बात करें लेवरेज रेशोज़ की, तो लेवरेज रेशोज़ में डेट टू इक्विटी 0.99% है, ये एक पॉजिटिव साइन है। डेट इक्विटी के बराबर है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ट्रेंड इम्प्रूव हुआ है, रीज़न कंपनी ने थोड़ा डेट रिड्यूस किया है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी की, तो वो 0.19% है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म कर्ज पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रही है, यह इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ साइन होता है। एफिशिएंसी रेशोज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो इन्वेंट्री की जो परसेंटेज है ऑफ करंट एसेट वो 33.4% है। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि एसेट्स का जो बड़ा हिस्सा है वो इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। कैश फ्लो टाइट हो सकता है, रीज़न स्टॉक लेवल का इंक्रीज 53 बिलियन से 66 बिलियन। अगर रिसीवेबल परसेंटेज की बात करें तो वो 7.2% है, पॉजिटिव, मतलब कस्टमर से कैश जल्दी मिल रहा है। बैड डेट का जो रिस्क है वो लो है, यानी कि कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की, तो रिजर्व ग्रोथ जो है वो एक पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। मतलब जो प्रॉफिट जनरेट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट जो ओवरऑल कह लें कि इसकी जो रिजर्व की ग्रोथ की वैल्यू है वो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। और अगर हम बात करें इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की, इन वैल्यूज़ को मैं चाहूँगी कि हम तब ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करें जब हमारे सामने एग्जैक्ट वैल्यूज़ हों, जब हम इनकम स्टेटमेंट को रीड कर चुके हों। सो वैल्यूएशन रेशोज़ को भी हम कोशिश करेंगे कि हम उस वक्त ही करें, लेकिन ये इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसमें आप डाटा फिल करके आप उसको निकाल सकते हैं।
अगर हम बात करें कि कंपनी के कौन से साइन पॉजिटिव थे, कौन से नेगेटिव थे और इन्वेस्टर्स इससे क्या टेक अवेज लेंगे, तो पॉजिटिव साइंस ये थे कि इक्विटी बढ़ रही है, रिजर्व्स स्ट्रॉन्ग हैं, लॉन्ग टर्म डेट कम हो गया है, फाइनेंशियल रिस्क जो है वो लो है, करंट रेशो जो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी लिक्विडिटी अभी सेफ है, रिसीवेबल्स कम हैं, कैश फ्लो अच्छा है। नेगेटिव सिग्नल्स ये हैं कि क्विक रेशो जो है वो 1 से कह लें कि कम चल रही है, लिक्विडिटी प्रेशर अगर इन्वेंट्री बेचना मुश्किल हो तो, करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, शॉर्ट टर्म प्रेशर देखा जा सकता है, नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, हो सकता है कंपनी ने कुछ एसेट्स जो हैं वो सेल किए हैं या रीक्लासीफाई किए हैं, उसके लिए आपने जो कंपनी के साथ ही एक ट्रांसमिशन रिपोर्ट आती है उसको रीड करना होता है। टेक अवेज की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी का थोड़ा रिस्क मौजूद है, बाय एंड होल्ड का डिसीजन कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन रेशियोज देख कर लेना चाहिए। इस सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें मैक्रो और माइक्रो इन्फ्लुएंस दोनों शामिल होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज के कॉन्सेप्ट की तमाम समझ आई होगी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुकम्मल तौर पे एनालाइज करना सीख लिया होगा। आपको अगर इसके अंदर मौजूद टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात करनी है तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ के मुकम्मल होने के बाद हम जिक्र करेंगे, उसका तमाम डिस्कशन कर लेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ कंपनी के किस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को दिखा रही होती हैं, ताकि फिर उसके बाद हम अगेन किसी और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और मैं आज के लिए आपसे लेती हूँ अलविदा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।